हेलो बच्चों, पिछली क्लास में न्यूमेरिकल का पार्ट 2 जो आप लोगों ने किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, सबने अच्छे से कर लिया है, उसको अच्छे से समझ लिया है। और मैंने ये भी बोला था कि जो फार्मूले आपके हैं उन फार्मूलों को भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, और जब आपने न्यूमेरिकल आपने किए तो फार्मूले भी अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, अब इस क्लास में हम आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं, और उनको वो क्वेश्चन जो आपके हैं वो बोर्ड एग्जाम में तो आते ही आते हैं, साथ साथ में बहुत छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके कंपटीशन में भी बहुत पूछे जाते हैं। जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके कंपटीशन, नीट एग्जाम, जे एग्जाम दोनों में आपके मिक्स फॉर्म में आपके पूछे जाते हैं। तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर के कैसे क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन है, उन पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे। वो दिखने में तो आपको एमसीक्यू टाइप के लगते हैं, लेकिन रियल में वो क्या है, सॉल्व करने पर ही आएंगे, और उसमें कुछ जो पार्ट आपका है वो थ्योरी से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर आपने पीछे वाली क्लास के सारे न्यूमेरिकल अच्छे से कर लिए तो यहाँ भी आप हम उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छे से आप इसको तैयार करेंगे। सीरियस होकर के बहुत अच्छे से इनको करिए, और न्यूमेरिकल पार्ट ही आपका मेन, आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट है यही आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड सैंपल, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड सैंपल blood sample 4.92, osmotic pressure of blood sample is 4.92 atm at 27 degree Celsius. Which of the following is not isotonic with blood sample? इसमें कौन सा ऐसा है जो, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सैंपल है कि जो आइसोटोनिक विद ब्लड सैंपल। आइसोटोनिक आपने थ्योरी में ऑस्मोटिक प्रेशर में पढ़ा था, आइसोटोनिक क्या होते हैं। अगर आइसोटोनिक के बारे में आपको पता है तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आइसोटोनिक के बारे में देखते हैं। अब पहला जो ऑप्शन आपका ये दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन, वो क्या कह रहा है, कह रहा है 3.6% W/W ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन, 1.2% W/W यूरिया एक्वस सॉल्यूशन, 0.58% W/NaCl एक्वस सॉल्यूशन, 1.7 W/W NaNO3 एक्वस सॉल्यूशन। इन चार में से कौन सा ऐसा है जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोटोनिक विद ब्लड सैंपल। तो आप क्या करेंगे, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर आपको गिवन है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आइसोटोनिक बोथ कंसंट्रेशन आर सेम, आइसोटोनिक का मतलब हो गया इन दोनों का, इसका जो कंसंट्रेशन हम निकालेंगे, और इनमें से, इन चार में से, एक तो ब्लड सैंपल का कंसंट्रेशन निकाल लिया, इन चार में से दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम होता है, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पे कह रहा है नॉट आइसोटोनिक विद ब्लड सैंपल। तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पे गिवन है, देखिए 4.5, तो हमारा क्या दिया गया है, पाई इक्वल टू 4.92 एटीएम ये गिवन है। ठीक है, टेम्परेचर आपका दिया गया है, कितना दिया गया है, 27 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर आपका दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले फार्मूला क्या यूज करेंगे, पाई इक्वल टू CRT, ये हमने फार्मूला यूज कर लिया। ये जो फार्मूला आपका होता है पाई इक्वल टू CRT। अब यहां पे जरूरत किसकी पड़ रही है, वांट ऑफ फैक्टर आई की। कंसंट्रेशन जब हम इसका निकालते हैं तो आई हमारा किसके लिए निकालने हैं, ब्लड सैंपल के लिए, तो आई की वैल्यू ब्लड सैंपल के लिए क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका हम कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। जब हम कंसंट्रेशन निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, C इक्वल टू पाई
ये कंसंट्रेशन निकाल के ला रहे हैं तो आपका आ जाएगा पाई अपॉन आई यहां हम लगा रहे हैं, देखिए पाई इक्वल टू आई सी आर टी। ये आपने लगाया, पाई की वैल्यू कितनी दी गई है 4.92, आई आपका 1 हो गया, कंसंट्रेशन हमको निकालना है 0.082, यहाँ टेम्परेचर 27 दिया गया है। अब 27 अगर टेम्परेचर दिया गया तो कितना हो जाएगा 300, यही तो हो जाएगा केल्विन। अब यहां से जब हम C की वैल्यू निकालेंगे तो C की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आपकी आ जाएगी 0.2, तो C इक्वल टू आ जाएगा 0.2। ये कंसंट्रेशन आपका आ गया। तो इसका कंसंट्रेशन इसके कंसंट्रेशन के इक्वल होना चाहिए, जो इसका कंसंट्रेशन है। अब इसके कंसंट्रेशन के तो पहले केस में क्या कह रहा है 3.6% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए बोल रहा है। तो 3.6 में क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन निकालना है इसका। तो कंसंट्रेशन जब निकालेंगे तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.6 अपॉन 100, और ग्लूकोज का कितना हो जाएगा 180 और इंटू 1000। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 कर दीजिए, ठीक है, ये 0 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। जब 2 आ गया तो यहाँ पे देखिए 1 है और ये, तो आंसर आपका कितना हो गया 2/10, तो वैल्यू क्या आ गई 0.2। ये बात समझ में आई। कहाँ से लाए, मोलैरिटी के फार्मूले से ला रहे हैं इसको, मोलैरिटी, ये मोलैरिटी का फार्मूला है C, ठीक है। और C इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है कंसंट्रेशन यानी M, और C की वैल्यू M, C इक्वल टू क्या होता है N/V होता है, और N की जगह पे क्या रख दिया W/M। तो W हमारा ये हो गया और M क्या हो गया आपका ये ग्लूकोज का, ठीक है। और इनटू वॉल्यूम 100 में निकाल रहे हैं। 100 में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 3.6% दिया गया है, तो परसेंटेज दिया गया तो 100 ही वॉल्यूम तो होगा, 100 में निकाल लेंगे इसका। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.2 आ गई। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम आ रही है। दूसरा 1.2 W/W यूरिया एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो यूरिया के लिए निकाल लेंगे C इक्वल टू कितना निकालेंगे 1.2 वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे 1000 हो गया, अब यहाँ पर 100 हो गया, और यूरिया के मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 60 हो गया। अब जब 60 हो गया तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ये 2 0 यहाँ से हटा दिए, ये आपका 2 आ गया। अब जब 2 आया तो 20/100 आया, यहाँ पे 20/100 आ गया, तो ये भी आपका 0.2 आ गया, तो इसका और इसका सेम हो गया। अब हमें निकालना क्या है, नॉट आइसोटोनिक विद ब्लड सैंपल। कौन सा ब्लड सैंपल से नॉट आइसोटोनिक है। अब 0.585 का निकालेंगे, सेम ऐसे इसका निकाल लेंगे, इसका भी यही आ जाएगा। ऐसे इसका निकालेंगे तो इसका डिफरेंट आएगा, जिसका कंसंट्रेशन इसके कंसंट्रेशन के इक्वल नहीं आ रहा है उसको हम क्या करेंगे नॉट आइसोटोनिक विद सैंपल में आ जाएगा। तो कौन सा नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे आप कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम है, इसी बेस पर आप इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। समझ गए इस चीज को। आइसोटोनिक दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो, नॉट आइसोटोनिक इन विद ब्लड सैंपल। अच्छा क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 0.067 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट A positive B negative, so 2.46 atm osmotic pressure at 2070 watt, fraction of A plus B यानी A positive B negative remain unionized। कितने परसेंट A पॉजिटिव जो आपका दिया गया है बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट AB, ये जो दिया गया है ये कितने परसेंट है अनआयोनाइज्ड। अनआयोनाइज्ड पोजीशन आपको निकालनी है यहाँ पर, तो सीधे से फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या पुट करेंगे पाई इक्वल टू आई CRT, हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको दिया क्या गया है मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है, कंसंट्रेशन गिवन है,
एटीएम आपको ये दे दिया गया है, टेम्परेचर आपका ये दिया गया है, तो आपको निकालना यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू निकालनी। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन सी आर टी, ये वैल्यू आ जाएगी। पाई की वैल्यू कितनी यहाँ पे पुट करेंगे, 2.46। कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, कंसंट्रेशन की जो वैल्यू आप रखेंगे वो कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पर 0.067, ये कंसंट्रेशन हो गया। अब आर की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, 0.082, ये आर की वैल्यू रख दिया। टेम्परेचर कितना 27, तो 300 केल्विन हो गया। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब हम यहां से क्या करेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे। आई की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां पर 1.49, कितनी आ जाएगी, 1.49। आ गई बात समझ में। अब कितने परसेंट अनआयोनाइज्ड है, कितने परसेंट अनआयोनाइज्ड है, तो आप ये देखिए ए बी एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका जब हमने आयोनाइजेशन किया तो ये पॉजिटिव बी नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, हुआ ना। तो जब हमने लिया था बिफोर द आयोनाइजेशन तब इसकी वैल्यू 0 थी, अब ये अल्फा अल्फा हो गई तो ये 1 माइनस अल्फा हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल कितने आ गए यहाँ पर, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा करेंगे तो मैंने क्या बोला था, इसकी वैल्यू 1 प्लस अल्फा आ गई। अब हमें निकालना क्या है, अनआयोनाइज्ड। तो अनआयोनाइज्ड तो यहां से निकलेगा, यहां से तो अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। अनआयोनाइज्ड पोजीशन कहां से मिल रही है हमको, यहां से मिल रही है। तो जो हमारा आई वैल्यू निकला हुआ है, आई की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला क्या लगाएंगे, आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, यही तो लगा देंगे यहां पर। आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अल्फा तो निकालिए, यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह रहा है ना, व्हाट फ्रैक्शन ए बी रिमेन अनआयोनाइज्ड, तो अल्फा निकाल ले हमने, आई की वैल्यू तो यहां से निकाल लिया, अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। आई की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.49 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से जब इसको हम ले जाएंगे तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट ही तो करेंगे, तो 0.49 आ गया, ये आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, रिमेन अनआयोनाइज्ड, रिमेन अनआयोनाइज्ड, तो यहां से अनआयोनाइज्ड की वैल्यू निकाल लीजिए। अनआयोनाइज्ड की वैल्यू किससे, ये अनआयोनाइज्ड है, ये तो आयोनाइज हो गया, इधर का पार्ट जितना है क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। अब बचा कौन सा, ये वाला पार्ट, तो 1 माइनस अल्फा हो गया इक्वल टू अनआयोनाइज्ड, तो 1 माइनस 0.49 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50% आ गई। यहाँ पे कितनी आ रही, 0.51 आ रही है, तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, 50%, अप्रॉक्स 0.15 आ रहा है यहाँ पे, तो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 50% आ गई। ठीक है, अब ये जो दो टाइप के न्यूमेरिकल हैं, क्या ये न्यूमेरिकल 3 नंबर में नहीं पूछ सकता, क्यों नहीं पूछ सकता, 2 नंबर में नहीं पूछ सकता, क्यों नहीं पूछा जा सकता है, वैल्यू तो हमको उतनी ही करनी पड़ रही है, लेकिन थोड़ा कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है आपका, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। अब देखिए अगला पार्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट की ऑब्जर्व वैल्यू इतने ग्राम पर मोल दी गई है इन सॉल्यूशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट द सॉल्यूशन में भी, सिल्वर नाइट्रेट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई निकालिए। तो आई निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, तो नॉर्मल मोलर मास कितना दिया गया है, 18 कितना होता है 170, वैल्यू किससे कर दी 32.5 कर दिया। ठीक है, जब 32.5 कर दिया तो यहां पर कितना आ जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको, AgNO3, ये निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 170 हो गया, ऑब्जर्व हमने इतना किया। अब ये वैल्यू जो आपकी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.28 समथिंग आ जाएगी, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। अब जब हमारी वैल्यू आ गई तो अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन N-1,
ये अल्फा की वैल्यू होती है, i-1 n-1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i की वैल्यू 1.28 हो गई, ठीक है, -1, और डिवाइडेड बाय n की वैल्यू, जब इसको आयोनाइज करेंगे इसके 2 मोल हो जाएंगे, Ag प्लस NO3 नेगेटिव, तो यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0.28 आ जाएगा आंसर। तो इतना परसेंटेज है डिग्री सिल्वर नाइट्रेट इन द सॉल्यूशन, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपको इस तरीके से निकालनी है। अच्छे से इसको कर लीजिएगा कि बहुत छोटे क्वेश्चन है और बहुत भी लेंदी होते हैं, देखने में तो बहुत छोटे लग रहे हैं लेकिन उतने ही लेंदी हैं। तो बहुत आराम से इसको करिए और बहुत अच्छे से समझिए इसकी थ्योरी को, तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसे कहेंगे इस क्वेश्चन तो बहुत आसान था लेकिन नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये आई और अल्फा अनआयोनाइज्ड। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब थ्योरी क्या कह रही है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, कैसे हमको पता है कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। कैसे हम पता करेंगे कि इसका हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होता है या नहीं होता है, कौन सी थ्योरी कह रही है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होता है कि नहीं है। कंसंट्रेशन यहां पर आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो थ्योरी आपकी क्या कहती है, दिमाग लगाइए इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या कह रहा है, कैसे हम निकालेंगे एक्वस सॉल्यूशन हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, कौन सा इसमें ऐसा एक्वस सॉल्यूशन है जिसका सबसे हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा, 0.1 m, 0.2 m, 0.25, 0.01, क्या वैल्यू आप रखेंगे। तो फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा TF इक्वल टू आई, क्या फार्मूला होता है फ्रीजिंग पॉइंट का, पीछे बताया था, डेल्टा TF इक्वल टू आई KF इंटू मोलरिटी, यही तो है। तो अब डेल्टा TF हमें निकालना है, इनका क्या निकालना है, डेल्टा TF कंसंट्रेशन आपका दिया गया है, ये कंसंट्रेशन हो गया। अब KNO3 यहाँ पे दिया है, तो KNO3 का आयोनाइजेशन K पॉजिटिव NO3 में हो जाएगा। तो I की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2, यहाँ पर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और 4, यहाँ पर I की वैल्यू 3 और 1 4, यहाँ पर I की वैल्यू 2 और 3, इसका आयोनाइजेशन करेंगे 2 और 3, ये आ जाएंगी, ये I की वैल्यू हो गई, ये I की वैल्यू हो गई। अब इसमें से जिसका लिस्ट डिप्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, भाई जिससे ये जितना लिस्ट होगा, तो पूछ क्या रहा है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो डिप्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये क्या है, डिप्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो जितना ये लिस्ट यानी मिनिमम होगा उतना ही तो इसका मैक्सिमम होगा, होगा कि नहीं होगा। आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको, थ्योरी पर डिपेंड करेगा, आई पर डिपेंड करेगा। तो हम सबसे पहले एक में बता रहे हैं, एक की वैल्यू रख के बता रहे हैं, इसे आप निकाल लीजिए। तो डेल्टा TF इक्वल टू पहले वाले के लिए आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक। अब आपका KF हो गया, मोलरिटी कितनी आ गई, 0.1, 0.1, तो कितना आ गया यहाँ पर डेल्टा TF इक्वल टू 0.2 KF, इसका आ गया। अब ऐसे ही दूसरे वाले का निकालेंगे, इसका निकालें, तो इसके लिए डेल्टा TF कितना आ जाएगा, इसके लिए निकाल लें, तो यहां पे आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0. यहां पर आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और 4, Na3PO4 है आपका, तो यहाँ पे 3 हो गया, KF हो गया, और मोलरिटी आपकी कितनी दी है, 0.2, तो 3 2 जा 6,
ये आ गया। इसके लिए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगले के लिए जब निकाल रहे हैं तो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2। इसके लिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 के एफ, और कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, 0.25, 0.75 आ गया, ये आ गया। अब इसके लिए जब निकालेंगे, अगले के लिए जब हम ला रहे हैं, इसके लिए जब निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 के एफ इंटू 0.01, तो कितना आ गया ये, आपका आ जाएगा 0.03 आ जाएगा। अब इन चार में से आपको देखना है, एक आपकी वैल्यू ये आ रही है, ये आपकी वैल्यू ये आ रही, ये वैल्यू आ रही, ये वैल्यू आ रही। तो वैल्यू तो आपने निकाल ली, लेकिन क्या निकाल रहे हैं, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। लीस्ट डिप्रीजन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ये थ्योरी कह रही है, इससे भी आप पहचान सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। अगर आप थ्योरी कैलकुलेशन तो आपने कर लिया, सबका कर लिया, लेकिन अब आंसर रियल में किसका लिखेंगे, एज्यूमिंग m इक्वल टू m, ये दिया गया ना, तो लीस्ट डिप्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ aqueous solution can be expected to isotonic at same temperature। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है इन चार में से expected to be isotonic at the same temperature। तो दोनों पेयर के लिए में क्या निकालना है, दोनों पेयर के लिए पाई इक्वल टू आई सी आर टी निकालिए, पहले यूरिया के लिए निकालिए, फिर इसके लिए निकालिए, फिर इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए, दोनों का निकालना होगा। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन चेक कर लेते हैं, इसका कंसंट्रेशन सेम है, इसका कंसंट्रेशन इसका सेम है, इसका कंसंट्रेशन ये भी सेम है, ये कंसंट्रेशन ये डिफरेंट है। लेकिन आई की वैल्यू देखिए कहां पे ज्यादा होगी, आई की वैल्यू किसके साथ ज्यादा हो रही है, यहां पर 3 नाइट्रेट और 1, यानी आई की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी, 4, इसके लिए कितनी हो जाएगी, 2 और 3। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, यही होगा। इससे वैल्यू आप निकाल लीजिए, इससे यूरिया की वैल्यू निकाल लीजिए, 0.1 की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। पाई यूरिया जैसे हम निकालते हैं, पाई यूरिया निकालिए, अगर न्यूमेरिकल करना है आपको तो यूरिया अनआयोनाइज होगा, आयोनाइज होगा ही नहीं, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कंसंट्रेशन कितना दिया गया, 0.1 दिया गया, ये जो कंसंट्रेशन हो गया। आर की वैल्यू आपको पता ही है, आर और टी तो सब में सेम हो जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.1 RT आ गई। अब अगर हम इसकी निकालें, इसकी वैल्यू निकालें NaCl की, तो पाई NaCl इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कंसंट्रेशन कितना दिया गया, 0.1 RT, तो कितना हो जाएगा, 0.2 RT, एक ये हो गया। अब अगर हम इसके लिए निकालते हैं, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं आपको कि अगर हम इसके लिए निकालते हैं तो इसके लिए ये जो वैल्यू हम ला रहे हैं यहां पर, इसके लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो इसके लिए जब हम निकालते हैं तो पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 4 इंटू, ठीक है, 4 आ जाएगा और 0.1 RT, तो 0.4 RT आ गया। अब इसके लिए निकालते हैं तो 0.1 इंटू 3 RT आ जाएगा, 0.3 RT आ गया, ठीक है। इसके लिए अब हमें निकालना किसके लिए है,
0.1 ग्लूकोज, 0.2 MgCl2, इसके लिए निकालना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फॉर आइसोटोनिक एट द सेम टेम्परेचर, दोनों का इक्वल हो, दोनों का इक्वल कंसंट्रेशन आ रहा हो, तभी तो आइसोटोनिक होंगे। भाई इसका सॉल्यूशन दोनों का सेम आ रहा हो तभी तो आइसोटोनिक फॉर्म में आएंगे। इलेक्ट्रोलाइट अकॉर्डिंग टू 100% डिसोसिएशन, तभी तो आ पाएगा, अदरवाइज कैसे आएगा? तो यहां पर आप देख रहे हैं 0.1 ये आपका दिया गया है, ये आपका 0.1 दिया गया है कंसंट्रेशन। यहां पर इसकी वैल्यू आपकी निकल रही है 0.4 RT, इसकी वैल्यू 0.3 RT निकल रही है। और यहां पर अगर हम इसको निकाल लें तो ग्लूकोज की 0.1 निकलेगी और यहां पर 2 और 3 6 हो जाएंगे। तो कौन सा ऐसा होगा जहां पर वैल्यू डिफर करेगी? सोचिए, यहां नंबर ऑफ मोल डिफरेंट है, यहां नंबर ऑफ मोल डिफरेंट है, यहां नंबर ऑफ मोल डिफरेंट है, यहां नंबर ऑफ मोल डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन आप निकाल सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन कहीं आती है, पेयर आपका दिया गया है, तो उस पेयर में करना क्या है? सीधे से क्या करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लीजिए दोनों का। अब दोनों का जब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे तो दोनों का इक्वल होगा। अब जब दोनों का इक्वल आ रहा है तभी तो आइसोटोनिक होगा, अगर दोनों का इक्वल नहीं आ रहा है तो आइसोटोनिक नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ करेक्ट, among the following solution of correct decreasing boiling point can be given। क्या निकालना है इसमें? डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। किसका बॉइलिंग पॉइंट? डिक्रीजिंग, यानी सबसे हायर पहले लिखना है, उसके बाद उससे लोअर, उसके बाद उसके लोअर, उसके बाद उसके, ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये दिया गया है और ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, तो जो ये वैल्यू लगाता है, जैसे ABCD यहाँ पे लिखा हुआ है, ABCD लिखा हुआ है, तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे देखते हैं? अब सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा इसका होगा, मान लीजिए, तो ग्रेटर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ये लगेगा ना, तो ये ग्रेटर वैल्यू हो गई। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में देना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है? सबसे ज्यादा पहले, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा पहले, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो क्या करेंगे? करेक्ट डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो क्या निकालना है? डेल्टा टीबी निकालना है आपको। ठीक है, I and C more will be the, यहां पर आपको देना है, देखिए यहां पर I और C यानी वांट ऑफ फैक्टर और कंसंट्रेशन, जिसका ज्यादा होगा ये आपको निकालना है। पहले इन दोनों का वांट ऑफ फैक्टर निकालिए, I, कंसंट्रेशन निकालिए, तो जिसका I और C ज्यादा होगा ये ध्यान देना है। अब कंसंट्रेशन किसका? कंसंट्रेशन कहां से पकड़ेंगे? इनसे पकड़ लेंगे। अब इसमें यह देखना है 0.01 ज्यादा है कि 0.05 ग्रेटर है कि 0.01, 0.02, इससे पकड़ लेंगे। अगर आपको नंबर आती है कि आपको ये पता करना है 0.01 ग्रेटर है कि 0.05 ग्रेटर है, ठीक, तो 4 से हम क्या पता कर लेंगे? कंसंट्रेशन, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। फिर हम क्या देखते हैं? वांट ऑफ फैक्टर I देखते हैं। तो यहां पर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहां पर I की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। यहां पर I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, और यहां पर I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो I किसके लिए ज्यादा है? इसके लिए ज्यादा है। कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है? 0.01 ग्रेटर है कि 0.02 ग्रेटर है? सीधी सी बात है, हम ऐसे निकाल लेना, 0.01 को डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, 1/100 हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है? 0.05, 0.05 अगर आपको निकालना नहीं आ रहा है तो आप ऐसे निकाल लीजिए, 5/100 हो गया, हो गया ना। तो ये 1/100 है, ये 5/100 है, यानी 100 को 100 से डिवाइड करना है, यहां पर 100 को 5 से डिवाइड करना है। ऐसे पता कर सकते हैं। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों इस टाइप के क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं कि आपको इनका ऑर्डर ही नहीं पता है, कौन ज्यादा है कौन कम है, इसमें फंस गए।
फिर आई की वैल्यू, तो हमने बता दिया आपको जिसका आई और सी ज्यादा होगा, फिर आई दूसरे में क्या होगा, किसी का आई और सी उससे कम होगा, किसी का आई और सी उससे कम होगा, तो वही इसका ऑर्डर सही होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई मिक्सचर दैट शो पॉजिटिव डिविएशन और राउल्ट्स लॉ। बताया था ना थ्योरी वाले पोर्शन में, थ्योरी के पोर्शन में, थ्योरी वाली क्लास में मैंने बताया था राउल्ट्स लॉ क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। तो सीधे से ऑप्शन है, मैंने कहा था ये आप लर्न कर लीजिए, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल जब मैंने बताए थे तो वहां पे मैंने क्या ऑप्शन आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बताया था, एक नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बताया था, दो चीजें थी ना वहां पे। तो अब इसमें क्या पता करना है, अगर आपने ठीक से एग्जाम्पल पढ़ा होता तो सीधे किस पे टिक कर देते, यहां पे टिक कर देते। क्यों? क्योंकि CH2 दिया गया है, एसीटोन और CH2 पॉजिटिव डिविएशन, ज्यादा वेपर बनेंगी, ज्यादा वेपर बनेंगी, कम वेपर बनेंगी, वेपर को रोकेगा। तो क्या कर रहा है ये, जहां पर एक कंडीशन आती है, अब ऐसे देखिए कहां फंसते हैं आप, यहां भी एसीटोन है लेकिन इसके साथ एनिलीन मिला हुआ है, यहां एसीटोन है तो इसके साथ क्लोरोफॉर्म मिला है, ये इसके साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, नहीं करेगा, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, कम करेगा, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना है। अब ये देखिए CH2 और एसीटोन, ये ऐसा एक ऑप्शन है जो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। पॉजिटिव वाले जब हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ाया था तो वहां पे आप लोगों को ये चीज बताई थी, और यहां पे आकर के क्या कर रहे हैं, नहीं सर सही हो गया, पॉजिटिव डिविएशन, तुक्का लगा रहे हैं कि कहां पे पॉजिटिव होगा कहां पर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जो 4 ऑप्शन, 5, 6 ऑप्शन, 7 ऑप्शन आपको दिए गए एग्जाम्पल में, एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं, एनसीईआरटी में जो गिवन है, इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये आपका कहां क्वेश्चन है, नीट क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, कितना आसान है, एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी में इसके एग्जाम्पल दिए गए, तो अगर ये एग्जाम्पल आपको याद होते तो आसानी से क्वेश्चन कर लेते। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, K2HgI4 is 40% ionized in aqueous solution, the value of want of factor I। want of factor I आपसे पूछ रहा है, I की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 40% आयोनाइज कह रहा है, तो 40/100 कर लीजिए, जब 40/100 कर लेंगे तो 0.4 आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ गई, किसकी, अल्फा की। अब K2HgI4 दिया गया है, K2HgI4, जब इसको हम आयोनाइज करेंगे तो 2K पॉजिटिव प्लस HgI4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, अब यहां पर नंबर ऑफ मोल किसके, 2 ये बनना है, 1 ये बनना है, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, सीधे से आई की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, इट्स वांट ऑफ फैक्टर इज, K2HgI4 का जब हम करेंगे तो यहां पर आई की वैल्यू आपको निकालनी है, आई की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है, ये नंबर ऑफ एन की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, यह वैल्यू, ये फार्मूला आप लगा देंगे। ठीक है, हमें निकालना क्या है, I निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 प्लस 0.4 और 3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0.4 इंटू 2, तो आपका आ जाएगा 1 प्लस 0.8 इक्वल टू 1.8, ये आपकी आई की वैल्यू आ गई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है
कि K2HgI4 इज 40% आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, तो वांट ऑफ फैक्टर I निकालना है। तो हमने क्या किया, इसको आयोनाइज कर दिया। तो ये आयोनाइज है, ये I की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ये 40% आयोनाइज हुआ है। ठीक है, तो जब 40% आयोनाइज होगा तो वहां पर वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, I की वैल्यू क्या होगी। गलती यहीं पे हो जाती है, गलती ये हो जाती है कि वांट ऑफ फैक्टर I तो गिवन है ना I की वैल्यू, तो ये आयोनाइजेशन आपका हो गया कि इतना हमारा आयोनाइजेशन हुआ, ये आपका फार्मूला लग गया, I की वैल्यू आप निकाल लेंगे। 100% आयोनाइजेशन नहीं हो रहा ना, 40% हो रहा है। 40% आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, 40% हो रहा है ना, तो 60% अनचेंज हो रहा है। तो उसका 40% का वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, 1.8 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जनरली पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान भी है, थ्योरी बेस्ड भी है। इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए। ठीक है, आगे कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या है, क्या कह रहा है, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ साल्ट, अच्छे से पढ़िएगा इसको। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की मोलैलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। हुज elevation in boiling point is, elevation in boiling point is numerically equal to the depression in freezing point। दो चीजें एक साथ है, elevation in boiling point numerically equal to the depression in freezing point of 2m aluminum sulfate solution in water, Kf and Kb for water, this and this respectively। ठीक है, अब दिमाग लगाइए क्या करेंगे। यहां पर हमारे पास एक दिया गया है NaCl, तो NaCl को हम आयोनाइज कर लें। NaCl को जब आयोनाइज करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। ठीक है, और दूसरा हम क्या करें, यहां पर दूसरा क्या सॉल्ट दिया गया है, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 2Al3 प्लस में और SO4 डबल नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मोल ये आपके बन गए। इतनी चीज आ गई समझ में, क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया, इसके लिए I की वैल्यू कितनी हो गई 2 और इसके लिए I की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपसे क्या कह रहा है, न्यूमेरिकली इक्वल टू डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी, क्या कह रहा है, डेल्टा टीबी इक्वल टू डेल्टा टीएफ, ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल ही हैं। अब इनका फार्मूले को हम ओपन कर दें, जब इसके फार्मूले को ओपन करते हैं तो यहां पे क्या आता है, आई के बी इंटू मोलैलिटी इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी, यही तो आता है। अब मोलैलिटी को यहाँ पे ओपन करना होगा। मोलैलिटी आपकी दी गई है 0.2 m एल्युमिनियम सल्फेट, ये आपको मोलैलिटी गिवन है। किसकी मोलैलिटी गिवन है, एल्युमिनियम सल्फेट की मोलैलिटी गिवन है, और आपको निकालनी किसकी है, सोडियम क्लोराइड की मोलैलिटी आपको निकालनी है। ठीक है, इसकी गिवन है, तो आई की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। आई किसके लिए है, आई मोलैलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन व्हिच एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट न्यूमेरिकली इक्वल, एलिवेशन इन बॉइलिंग किसके लिए दिया गया, इसके लिए, तो यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। केबी की वैल्यू कितनी दी गई है 0.52 इंटू एम इक्वल टू यहाँ पे 5 हो गया, और ये वैल्यू कितनी दी गई 1.86 इंटू 0.2, ये दिया गया है। अब क्या करेंगे, आप
ये वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे। m इक्वल टू 5 इंटू 1.86 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.52। ठीक है, अब m की वैल्यू जो आपकी आएगी वो कितनी आएगी, कैलकुलेट करिए इसको। 1.722 समथिंग आ जाएगी ये आई की वैल्यू। ये किसके लिए निकाल रहे हैं, NaCl के लिए। ये वैल्यू जो आपकी निकली है वो NaCl के लिए निकली है। क्या कह रहा है, मोलरिटी। अब यहां पर न्यूमेरिकल आपका कैसे फंस रहा है, न्यूमेरिकल आपका कैसे फंस रहा है, बहुत कठिन भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। अगर ये न्यूमेरिकल आपने ठीक से पढ़ लिया कि कह क्या रहा है और करना क्या है, तो दो चीजें यहां पर है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिप्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, उसको अलग निकाल लिया, इसको अलग निकाल लिया। अब वो कह रहा है ना न्यूमेरिकली इक्वली, आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, कैसे निकालना है। अब देखिए, लगाइए इसको, कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS इज 6 इंटू 10 की पावर -16 है यहां पर। ठीक है, ये कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलरिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन। कितना आसान क्वेश्चन है आपका। क्यों आसान है, क्योंकि ये सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट आपका KSP क्लास 11th में था 11th में नहीं था। तो आपको सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट निकालना आता हो, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है। तो CuS को यहां पे क्या करेंगे, आयोनाइज कर लीजिए। तो जब हम CuS को आयोनाइज करेंगे 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, S डबल नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आयोनाइजेशन इसी तरीके से तो करेंगे। अब गिवन क्या है, KSP CuS का गिवन है 6 इंटू 10 की पावर -16 गिवन है। ठीक, ये जो गिवन है, तो हम KSP कैसे निकालते हैं, KSP इक्वल टू आपका आ जाता है S इंटू S। S क्या है, सॉल्बिलिटी। यहां पर ये आयन बन गया, ये आयन बन गया, तो यहां पर सॉल्बिलिटी इसकी S हो गई, इसकी सॉल्बिलिटी S हो गई। अब हम KSP निकालते हैं, तो KSP इक्वल टू आ जाता है S स्क्वायर और S इक्वल टू आ जाता है √KSP। ये फार्मूला याद रखिए। अब इसमें क्या बचा, सॉल्बिलिटी निकालनी है आपको, और सॉल्बिलिटी ही आपका कंसंट्रेशन होता है। तो रूट यहां पे लगाएंगे तो कितना कर देंगे, 10 की पावर 16। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी सॉल्बिलिटी कितनी आ जाएगी, 2.45 इंटू 10 की पावर -8। ये आपका आंसर आ जाएगा। और अब आप ये सोच रहे हैं कि सर आपने सॉल्बिलिटी निकाली, मोलरिटी क्यों नहीं निकाली। तो कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी जो आपकी होती है, मोलरिटी इक्वल टू किसके हो जाती है, सॉल्युबिलिटी के, कितना वो सॉल्युबल है। आगे बात समझ में नहीं आई। तो यही चीज आपको यहां पर समझना है कि मोलरिटी इक्वल टू किसके आ जाता है, सॉल्युबिलिटी के। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, कंपटीशन में तो पूछा ही जाता है। आसानी से आप इसको करेंगे, लेकिन यहां पर क्लास 11 मिक्स है, इसलिए बोर्ड कंपटीशन में क्वेश्चन ये आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो क्या कह रहा है, जरा ग्राफिकल देख लीजिए इसको। ग्राफ अगर बना हुआ है तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व फॉर ए सॉल्यूशन सॉल्वेंट सिस्टम
ये सोल्यूशन और सॉल्वेंट सिस्टम आपका दिया गया है, ठीक है। ग्राफ शो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर विद टू कर्व इंटरसेक्टिंग एट 83 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज। अब इसका सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? क्या कह रहा है? ग्राफ शो वेपर प्रेशर टेम्परेचर विद टू कर्व इंटरसेक्ट एट 83। दो कर्व एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कहां पर? 83 पर कर्व हो रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि आपको निकालना क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सॉल्वेंट कब बॉयल होता है? 1 atm पे होता है कि नहीं होता है? जब प्रेशर आपका 1 atm होगा तो 1 atm में जब हम यहां से यहां तक आएंगे तो यहां पे आ जाएगा ये कंडीशन होगी तो कितना आ जाएगा? ये सीधे से ग्राफ क्या कह रहा है? 82। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 82 डिग्री सेल्सियस। अब ग्राफ देख के पता करना है आपको, थ्योरी है यहाँ पर क्या मिला हुआ है? थ्योरी। ये हमारा है वेपर प्रेशर और ये है हमारा टेम्परेचर। ये डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस, ये तो दिया गया है। तो इसी के बेस पर आपको सॉल्व करना है। बहुत कठिन नहीं है। ग्राफ बन गया तो कठिन हो गया। कैसे कठिन हो गया भाई? ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कंडीशन जो आपकी है। अब यहां पर ये तो आपका सॉल्यूशन का हो गया, कह रहा ना जो इंटरसेक्ट। देखिए वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर विद टू कर्व इंटरसेक्ट एट 83 डिग्री सेल्सियस। किसके लिए? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। और आपसे पूछ क्या रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट पूछ रहा है। तो यहां पर जो ग्राफ आपने बनाए थे, जो ग्राफ में हमने समझाया था आपको, ये समझाए थे तो किसके लिए समझाया था? सॉल्यूशन सॉल्वेंट 1, सॉल्वेंट 2 और सॉल्यूशन, इसके लिए समझाया था। तो ये जो सॉल्वेंट आपका है यहाँ पर, इससे हम यहाँ से निकाल के लाते हैं और ये आपका क्या हो जाएगा? 1 atm पे करता है। तो ये तो हमारा 83 हो गया। क्या इंटरसेक्ट 83 पे कर रहा है? ये मिल रहा है ना भाई? ये देखिए लाइन आपकी, ये लाइन आपकी, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो यही टेम्परेचर आपका हो जाएगा सॉल्वेंट का। तो ये पोजीशन किसकी आ जाएगी? सॉल्वेंट की, ठीक है। ऐसे ग्राफ आपके आते हैं और आपको करना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अगला कह रहा है डेसीमोलर। क्या बोल रहा है? डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ K for efficiency dissociate by 60% 20 डिग्री सेल। डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या निकालना है? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो फार्मूला कौन सा पुट करेंगे? पाई इक्वल टू ICRT, यही तो पुट करेंगे। अब पाई अगर है तो हमें I भी चाहिए, हमें C भी चाहिए, हमें R भी चाहिए, हमें T भी चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको उठाइए और इसको आयोनाइज कर दीजिए। कैसे आयोनाइज करेंगे? 4K प्लस और प्लस FeCN6 माइनस, ठीक है। इस तरीके से इसको आयोनाइज करेंगे, क्योंकि ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का आयोनाइजेशन आप कहां में पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वहां पर आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो I की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? 5, 4 and 1 5 हो गई ना। आयोनाइजेशन आपका हो गया। अब कंसंट्रेशन निकालना है। पाई इक्वल टू 5, कंसंट्रेशन डेसीमोलर दिया गया है तो 1/10 कर दीजिए यहां पर, और R की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर 27 है तो 300 हो जाएगा, ठीक। इससे आप क्या करेंगे? पाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको। इसी टाइप के आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं। हमने 3 क्लासें आपको न्यूमेरिकल की दे दी। एक राउल्स लॉ वेपर प्रेशर वाली, उस टाइप से आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा मैंने आपको जो कराया था वो ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करा दिए थे, वहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की उस टाइप की प्रैक्टिस करनी है। यहां पर मैंने कुछ कंपैरिजन के क्वेश्चन डाल दिए और कुछ बोर्ड एग्जाम के भी हैं।
तो बोर्ड एग्जाम कंपटीशन दोनों एक दूसरे, जो कंपटीशन में आ चुका वही बोर्ड एग्जाम में आता है। अब यहां करना क्या है कि इस टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन है यहां पर सॉल्यूशन में। इन न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करिए। करीब हमने 30 न्यूमेरिकल 35 न्यूमेरिकल आपको दे दिए, अब 35 अपनी तरफ से लगाइए। और अभी आगे और जब क्लासें आपकी आएंगी तो वहां फिर हम सॉल्यूशन का वन शॉट आपको देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको फिक्स करने हैं। ठीक है, तो यहां पर जो न्यूमेरिकल आपने किए वो 3 + 2 = 5 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। और बचे आपके जो 3 मार्क्स हैं वो थ्योरी, किस पर डिपेंड करता है? थ्योरी पे। ठीक है, आगे की क्लास में हम लोग क्या मिलते हैं, नेक्स्ट अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 9 मार्क्स किसका आता है? 9 नंबर का। तो 2 दिन के लिए आपके पास समय है, सॉल्यूशन अच्छे से तैयार कर लीजिए और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।